नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वक्त है जब हम ठहर कर तसल्ली से उन खबरों पर बात करेंगे जो दिन भर की भागादौड़ी में या तो आपसे छूट गई या बस फिर आपको छू कर निकल गई, लेकिन उन्हें जानना ज़रूरी है। जैसे कि किसान आंदोलन, किसानों और सरकार के बीच बातचीत एक बार फिर नाकाम रही है। क्या ये दोनों पक्षों के बीच अब नाक की लड़ाई बन गई है या फिर किसी समझौते की, किसी समाधान की गुंजाइश अभी बाकी है? बात करेंगे बर्ड फ्लू की भी, जो कोरोना महामारी के बाद एकदम पूरे देश में तेजी से पैर पसार रहा है। कितना बड़ा खतरा है बर्ड फ्लू, मैं आपको लेकर चलूंगा मुंबई, जहां बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत से 2 घंटे के लिए पूछताछ हुई है। आखिर क्या थी इसकी वजह? बात करेंगे मौसम की, आखिर सर्दी की ये मार कब तक जारी रहेगी, और साथ ही बात होगी क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन कर रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 8 बार बातचीत हो चुकी है, 8 दौर की बातचीत। लेकिन हर बातचीत के बाद अब दामिनी फिल्म में सनी देओल का वो डायलॉग याद आता है, तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख। क्योंकि आज हुई 8वें दौर की बातचीत भी नाकाम रही और 15 जनवरी की तारीख अगली बातचीत के लिए तय कर दी गई है। दोपहर 2:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई, जिसमें 40 किसान नेता शामिल थे। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हमेशा की तरह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश इस बैठक में शामिल हुए। दरअसल किसान अपनी मांगें नहीं माने जाने की सूरत में, यानी कृषि कानूनों को रद्द ना किए जाने की सूरत में 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कह चुके हैं। अब 15 जनवरी तय हुई है अगले दौर की बातचीत के लिए, लेकिन उससे पहले 11 जनवरी को किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी की सुनवाई में क्या कहती है ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो आज बातचीत हुई उसमें काफ़ी कड़े तेवर हमेशा की तरह किसान नेताओं के थे। उन्होंने सरकार पर यह सीधा आरोप लगाया कि सरकार का मन ही नहीं है मामले को निपटाने का। कृषि मंत्री ने कहा कि वो पूरे देश को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेंगे। सरकार बार बार ये कह रही है कि जो कृषि कानूनों को रद्द करने पर किसान अड़े हुए हैं वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, बाकी किसानों को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में किस सरकार ये अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन हर बार देती है कि वो पूरे देश के किसानों को सरकार में रखकर इन कानूनों पर बात कर रही है। और किसानों ने ये साफ कर दिया कि वो तब तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होते, यानी कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। खैर, मैं आपको ये बताऊं कि 14 अक्टूबर को पहली बार बातचीत हुई थी सरकार और किसानों के बीच, और तब से लेकर अब तक एक के बाद एक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज की बातचीत से काफ़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है आखिरकार किसानों को अपना ये आंदोलन चलाते हुए, लेकिन आज भी कोई समाधान नहीं निकला। क्यों, ये जानने के लिए हम सुनते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को। भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज सरकार कह रही है कि वो संशोधनों के लिए तैयार है अगर किसान वाजिब मांग करते हैं, लेकिन किसान किसी संशोधन के लिए तैयार नहीं है। वो कृषि कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं। लड़ेंगे, मरेंगे और जीतेंगे जैसे नारे लग रहे हैं, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं जैसे रुख अपनाया हुआ है। तो किसान आखिर कहां तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे? खैर, आज की बातचीत के बाद किसान नेताओं ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए।
मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये ना हम दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया, ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला ये कानूनी है क्या गैर के नाम में, आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। चर्चा में थोड़ा हुआ, वही थोड़ा आवाज था। सुना आपने, किसान कह रहे हैं कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे। दरअसल किसानों के कोर्ट जाने को लेकर कई तरह की खबरें, कई तरह की रिपोर्टिंग हुई है। उस पर किसानों ने साफ किया है कि भैया हमारी बात जो है वो सरकार से है, हम कोर्ट नहीं जाएंगे और अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो लड़ेंगे। ये सीधा रुख उनका है। किसान और सरकारों के बीच जो ये ठनी हुई है, इस पर विपक्ष लगातार किसानों के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सरकार को घेरने का अच्छा मौका भी है उनके लिए। प्रियंका गांधी ने आज की बैठक के बाद एक फेसबुक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसानों के सम्मान की बात ये सरकार करती ज़रूर है, लेकिन असल में किसानों का सम्मान नहीं करती। लेकिन अगर इस पॉलिटिकल बयानबाजी से दूर जो सबसे अफसोसजनक पहलू है इस किसान आंदोलन का, वो ये कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के बॉर्डर्स पर इस कड़कड़ाती सर्दी के बीच दरअसल 70 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हां, 70 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। कई रिपोर्ट्स इस बारे में कई रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं। तो भाई आंदोलन अपनी जगह ठीक है, किसानों की मांग अपनी जगह ठीक है, सरकार का रुख अपनी जगह ठीक है, वो सब आपस में आप सुलझा लीजिए। लेकिन किसी की मौत अगर किसी आंदोलन में होती है तो ये उसका परिवार और उसके अपने ही जानते हैं कि कितना बड़ा खामियाजा, कितना बड़ा पहाड़ दुखों का उनके ऊपर इससे टूटता है। खैर, चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर है बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू जो कोरोना महामारी के बाद एक और मुसीबत बनकर हमारे देश पर आया और उसके बाद लगातार अपने पैर पसार रहा है। कई राज्य जो हैं वो रेड अलर्ट जारी कर चुके हैं और रोकथाम की जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से की जा रही हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, दरअसल जो इस बर्ड फ्लू का जो टेक्निकल नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, वो जंगली पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन वो इससे बीमार नहीं होते। वो इस वायरस से जब मुर्गी, बतख, कौवे, कबूतर, मोर जैसे पक्षियों को संक्रमित कर देते हैं और ये पक्षी इस वायरस की वजह से मरते हैं। तमाम राज्यों में बीते 10 दिनों में लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है। केरल में 12,000 बतखों की मौत हुई थी एक साथ। कर्नाटक और तमिलनाडु काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं। उसके बाद से हिमाचल में भी हज़ारों पक्षी मृत मिले हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने अपने अपने राज्यों में सैंपल की जांच शुरू की है। दरअसल सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो मुर्गियों में संक्रमण का होता है। और अब खतरनाक बात यह है, उसकी वजह यह है कि अंडा और चिकन बहुत बड़ी तादाद में कंज्यूम करते हैं लोग, और अगर मुर्गियों में ये संक्रमण फैलता है तो फिर अंडे और चिकन के ज़रिए इंसानों में भी फैल सकता है, जो कि एक बहुत बड़े ख़तरे की बात है। और डराने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच इलाकों में कुछ मुर्गियों में ए बर्ड फ्लू का सैंपल मिल चुका है। तो इसके मुर्गियों में फैलने की आशंका और ज़्यादा बढ़ गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर है इन दिनों लगातार चर्चा में बने रहने वाली कंगना रनौत की। आज कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पुलिस ने उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। कंगना पर देशद्रोह और अन्य आरोप हैं, जिसको लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। कंगना इसके बाद भोपाल फिल्म में शूटिंग के लिए निकल गई और उन्होंने ट्वीट करके कहा, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, ध्यान दीजिएगा आजकल राष्ट्रवादी शब्द पर कंगना बहुत ज़्यादा खेल रही हैं, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा।
यानी कंगना रनौत आजकल एक अभिनेत्री से ज़्यादा एक पॉलिटिशियन नज़र आती हैं, जिस तरह के वो बयान देती हैं। आज का ट्वीट भी देखिए, अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको अकेले खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन पुलिस स्टेशन में अपनी इस पेशी से पहले कंगना ने क्या कहा था वो मैं आपको सुनवाता हूँ। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडीवल एज है जहां पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ, जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। कंगना के बयान आजकल देखकर मुझे लगता है कि बड़े बड़े नेता ये सोचते होंगे कि काश वो भी इस तरह के बयान दे पाएँ। इमोशन से भरपूर कंगना का हर बयान आजकल होता है, जो राष्ट्रवाद पर या फिर महिलाओं पर अत्याचार या फिर सरकार का अत्याचार जैसे शब्दों को अपने अंदर समेटता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंगना रनौत पर ये केस क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि अक्टूबर महीने में बांद्रा पुलिस ने एक शिकायत पर ये केस दर्ज किया था। दरअसल शिकायत थी कि सोशल मीडिया के ज़रिए कंगना और उनकी बहन सांप्रदायिक अस्थिरता और नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। ये शिकायत दर्ज करवाई थी कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली सैयद ने। और आज की पूछताछ की अगर बात करें तो पुलिस सूत्रों ने बताया है कि 2 घंटे पूछताछ हुई है कंगना से, जो अभी पूरी नहीं हुई है। दरअसल 100 के करीब ऐसे ट्वीट हैं जिनसे जुड़ी हुई जानकारी पुलिस कंगना से लेना चाहती है, और आज सिर्फ 4-5 ट्वीट पर बात हो पाई है। लेकिन 11 तारीख को इस केस की अगली सुनवाई है, तो उससे पहले पुलिस को अपना सारा केस तैयार करना होगा ताकि वो कोर्ट को इसकी जानकारी दे सके। अब बात करते हैं मौसम की। दोस्तों, जब मैं स्टूडियो में आ रहा था आपसे कुछ देर पहले, उस वक्त दिल्ली में ताबड़तोड़ माफ़ कीजिएगा, नोएडा में हैं हम, तो दिल्ली के करीब एनसीआर इलाके में ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी। ये इन दिनों बारिश का मौसम है नहीं, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हम देख ही रहे हैं, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन पहाड़ों की बात करें तो वहाँ तो भैया हाल जो है वो बुरा हाल है। धरती की जन्नत कश्मीर सफ़ेद चादर से ढकी हुई है। बर्फीले तूफ़ानों का डर लोगों को सताता रहता है, और पारा जो है वो माइनस में लुढ़क गया है। पूरा हाल जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जो वादी कभी सैलानियों से गुलजार रहती थी, आज यहाँ पसरा सन्नाटा अपने साथ एक उदासी समेटे हुए है। वही वादियां हैं, वही नजारे हैं, और खूबसूरती में भी कोई कमी नहीं आई है। बस नहीं नजर आ रहे तो इस खूबसूरती को यहाँ से यादों में समेटने वाले वो सैलानी। डल झील में शिकारा की रफ्तार थम गई है, बस इक्का दुक्का सैलानी नजर आ रहे हैं। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था, एक लिखा हुआ था हेवन ऑन अर्थ, वेलकम टू हेवन ऑन अर्थ। डेफिनेटली हेवन ऑन अर्थ। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो तो कोई मुकाबला नहीं, कहीं पे भी कोई मुकाबला नहीं। अराउंड हमें 9-10 दिन हो गए हैं, और एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि कुछ बोरिंग है या फिर ज़बरदस्ती रुक रहे हैं। हर दिन एक अलग दिन लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अलग एक्सपीरियंस होता है हर दिन। गुलमर्ग अलग ही सुंदर था, ये अलग ही सुंदर है। हर चीज़ एक से एक है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कम हो, सब बहुत सुंदर है। जो सैलानी यहाँ आए हैं
उन्हें घाटी निराश नहीं कर रही। बर्फबारी ने उनके इस ट्रिप में 4 चांद लगा दिए हैं। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये स्नोफॉल का एक एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया। और हमने सुना है कि 12 साल के बाद इतना अच्छा स्नो हुआ है, वो सोच के तो बहुत अच्छा लग रहा है। 1 तारीख से कितना एंजॉय किया आपने? बहुत लाइफ टाइम मेमोरीज बना ली हमने यहाँ पे। तो अभी कितने दिन इरादा सर हमारी 4 तारीख की रिटर्न फ्लाइट थी, वो तो हम यहाँ फंस गए, पर हम फंस के भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी दोबारा आने का प्रोग्राम बनेगा? बिल्कुल Sure, बनेगा, पक्का, वेरी सून। सर अगर किसी को जन्नत देखनी है तो वो यही है, ऑल ओवर हिंदुस्तान में है। वो भी नसीब वालों को वो भी नसीब वाले को देखने को मिलती है। बहुत मजा आ रहा है। बर्फ इससे पहले कभी बर्फ देखी थी? नहीं, तो अभी एंजॉय कर रहे हो बर्फ? फर्स्ट टाइम। दोबारा आने का कुछ प्रोग्राम बनाओगे? आएंगे बहुत जल्द। तो अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कि मैंने उधर कितना एंजॉय किया, मैंने बर्फ से बहुत खेला। पहले 370 के बाद घाटी में लगा कर्फ्यू और फिर कोरोना के कहर ने कश्मीर के टूरिज्म को तोड़कर रख दिया था। लेकिन अब यहाँ लोगों को उम्मीद है कि ये बर्फ सैलानियों को एक बार फिर कश्मीर तक खींच कर लाएगी। समझो हम लास्ट 5 जहाँ से 5 अगस्त से आर्टिकल 35 ख़त्म हुआ है, तब से हम शिकारा वाला यहाँ है, हाउस बोट वाला है, हर एक इंतज़ार है टूरिस्ट आने के लिए इधर। अब जो ही बर्फ़ यहाँ गिरी, टूरिस्ट बहुत आया था, और जो ही रास्ता बंद है, तो मैंने सुना है कि इस साल बहुत बुकिंग है इधर हाउस बोट की, होटल्स की। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पहले अल्लाह पे उम्मीद है कि इस साल पूरा ये जो सीज़न है टूरिज़्म से भरा हो। कश्मीर को इंतजार है अपने उन चाहने वालों का जो उसकी खूबसूरती को निहारने देश दुनिया से यहाँ आते हैं। दोस्तों, पहाड़ों की इस खून जमाती बर्फ़ में टूरिस्टों को भले ही मज़ा आ रहा हो, लेकिन हमारे देश में लाखों लोग इस ठंड में भी खुले में रहते हैं, पुलों के नीचे रहते हैं, सड़कों के किनारे झोपड़ियों में रहते हैं। उनके लिए ये मौसम जो है वो बिल्कुल जानलेवा मौसम बना हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी हैसियत के मुताबिक अगर किसी भी ज़रूरतमंद की कोई मदद आप इस सर्दी के बीच में कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। खैर, हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर है क्रिकेट की। आजकल भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा लगातार चर्चा में हैं। चाहे वो बात गेंदबाजी की हो, चाहे वो बल्लेबाजी की, अपने जड्डू भैया जो हैं वो हर तरफ धमाल मचा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। स्टीव स्मिथ 131 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और 11वें नंबर के बल्लेबाज हेजलवुड के साथ हर एक गेंद को खेलने के मूड में थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने स्टंप पर सीधे थ्रो किया और उनकी पारी का अंत हो गया। जडेजा ने डीप स्क्वायर लेग से भागते हुए गेंद ली और इसे सीधे स्टंप की ओर फेंक दिया। स्मिथ के रनआउट को खुद रविंद्र जडेजा ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करार दिया है। वहीं तमाम फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी जडेजा की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ की। कमेंटेटर संजय मांजरेकर, जो कि जडेजा की आलोचना करते हुए अक्सर फैंस के निशाने पर आए हैं, जडेजा की तारीफ करते हुए वो नहीं थके। भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज भी रविंद्र जडेजा रहे। जडेजा ने 62 रन देकर कुल 4 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा की जमकर तारीफ हो रही है और इसके ठीक उलट अपने हिटमैन रोहित शर्मा जो हैं वो आज जमकर ट्रोल हुए। दरअसल रोहित 26 रन बनाकर आउट हो गए। तेज़ गेंदबाज हेजलवुड ने उन्हें एक फुल लेंथ डिलीवरी दी रोहित को ललचाने के लिए। रोहित डाउन टू अर्थ एक शॉट खेलना चाहते थे, ज़मीनी शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ऊपर रही और हेजलवुड के हाथ में चली गई और 26 रन बनाकर रोहित आउट हो गए। दरअसल उस वक्त रोहित लगातार बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने कई चौके लगाए थे और ये लग रहा था कि रोहित अपना जलवा तीसरे टेस्ट मैच में दिखाएंगे, लेकिन 26 रन पर वो आउट हो गए। और वो जो उनके आलोचक हमेशा उन पर उंगली उठाते हैं कि विदेशों में खास तौर पर टेस्ट मैच खेलने का टेम्परामेंट रोहित में नहीं है, एक बार फिर उन्हें इस आरोप को आज झेलना पड़ा। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए रोहित। खैर, अगर हम स्कोर की बात करें तो भारतीय टीम 96 रन बना चुकी है 2 विकेट खोकर। चतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे अभी पिच पर हैं और 242 रन की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया के स्कोर तक पहुंचने की, यानी
यानी जो तीसरा दिन है कल का, वो भारतीय टीम की कड़ी परीक्षा लेने वाला है और कल के दिन में ही भारतीय बल्लेबाजों को ये तय करना होगा कि वो मैच को जीत की तरफ ले जा रहे हैं या फिर हार की तरफ, यानी कल काफ़ी डिसाइडिंग डे रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा, ताकि सोमवार को जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपके नाम के साथ उन कमेंट्स को पढ़ सकूं, आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और एक बात और, आप हमारी तक ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन पर, और उस ऐप में एक वीडियो कमेंटिंग का सेक्शन है, वहाँ पर आकर अपने वीडियो कमेंट दीजिए, अपना कमेंट अपने कैमरे पर दीजिए। भाई जब हम अपना चेहरा दिखा रहे हैं तो आप भी अपना चेहरा दिखाइए ना, सिर्फ रिटन कमेंट क्यों देंगे, आप वीडियो कमेंट दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार।